Good morning to all of you. Class 8 Social Science. Again, stay home, stay safe. As you have seen, जैसा आप देख चुके हैं कि अब धीरे धीरे कोरोना का जो इंटेंसिटी है, मतलब उसकी जो तीव्रता है, जो पहले वो अटैक करता था, अब वो तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई है। हमारा जो ठीक होने का प्रतिशत है, जो कम होम बैक परसेंटेज है, लाइव परसेंटेज, वो बढ़ गया है। अब लगभग 100 में से 70 या 75 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 4 या 5 दिन में घर आ जाते हैं। बट स्टिल वी हैव डेंजर आउटसाइड, सो स्टे होम, स्टे सेफ। हम पढ़ चुके थे लॉर्ड डलहौजी, इम्पॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी के बाद हमने पढ़ा था अनेक्सेशन, पंजाब ले लिया, अवध ले लिया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने 3 इंपॉर्टेंट इंजन करे थे। पहला पोस्ट एंड टेलीग्राफ, दूसरा रेलवे, दैट इज कॉल्ड 3 इंजन। फर्स्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज इन इंडिया। इसी के साथ साथ इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलाई थी, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मैं आपको बता चुका हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी राजा, कोई भी रानी, कोई भी नवाब अपने स्वयं का बेटा यदि नहीं पैदा कर सका या उनको बेटा नहीं हुआ, तो वो न तो बेटी को राजकुमारी बना सकते, न किसी दत्तक पुत्र को, अडॉप्टेड सन को राजा बना सकते, और न ही किसी और को। मतलब उनका मेल हेयर होना बहुत जरूरी है, ये हम पढ़ चुके थे। इसी के साथ साथ द पॉलिसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की ये जो पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, इफ एनी किंग और क्वीन डाइड विदाउट अ मेल हेयर, यदि वो अपना वंश पैदा किए बिना मर जाता है, तो उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो राज्य है, वो अपने आप ब्रिटिश के अधीन में सुज़ेरेनिटी एक्सेप्टेड हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का विरोध भी हुआ। अगर आपने देखा 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें सबसे पहले क्वीन ऑफ झांसी, तात्या टोपे है ना, कित्तूर, नाना साहब पेशवा, ये सब इकट्ठे हुए और ब्रिटिश के ऊपर हमला का। इन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता है भाई, लड़का हो या लड़की होना ये तो भगवान के हाथ में है, हम तो जिसको चाहे उसको राजा बना सकते हैं। बट ब्रिटिश वर नॉट एग्रीड, सो देयर वाज ए क्लैश बिटवीन, देयर वाज ए वॉर बिटवीन इंग्लैंड, ब्रिटिश एंड इंडियंस। अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। वो एरिए, वो नवाबी, वो राजा, वो किंगडम धीरे धीरे ब्रिटिश के पास चले गए। सबसे पहला अंगुल 1848 प्रिंसली स्टेट था। इनका कोई बेटा नहीं था, बेटी थी। बेटी को इन्होंने रानी बनाने की कोशिश करी, ले लिया। बांदा, जयंतिया, जालौन, झांसी, वेरी फेमस क्वीन ऑफ झांसी, मणिकर्णिका, जालौन, कांगरा इन हिमाचल प्रदेश, कित्तूर, कर्नाटक, वेरी फेमस। वन चौकीदार वॉज देयर लेडी, शी स्टार्टेड द रिबेलियन। कोझिकोड, कुरनूल, मकराई, नरगुड, रामगढ़, सतारा में बाजीराव पेशवा ने नाना साहब पेशवा के साथ, सीवा, तुलसीपुर, आरकोट, गुलेर, जयपुर नियर जोधपुर, जयपुर, काचरी, कन्नौर, कोडागू, कुल्लू, कुल्हार, नागपुर, पंजाब, संबलपुर, सूरत, तंजौर, उदयपुर और छत्तीसगढ़। ये वो एरिए थे जहाँ पर अपने जो राजा थे या रानी थी, उनका कोई बेटा नहीं था, उनको बेटी थी, तो वो अपनी टेरिटरी को देना नहीं चाहते थे ब्रिटिश को। लेकिन रूल था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि इफ एनी किंग और क्वीन डाइड विदाउट मेल हेयर, दैट टेरिटरी वुड बी ऑटोमेटिकली अनेक्स्ड, जुड़ जाएगी किससे? ब्रिटिश से। तो सबसे ज़्यादा लॉर्ड डलहौजी का विरोध हुआ। देन company claims, another important thing is there, company claims that Paramountcy, अगर पैरामाउंटेसी को हम और आसानी से समझें तो इसको हम कह सकते हैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। पैरामाउंटेसी
शोड दैट पैरामाउंट या सुप्रीम पावर ये बता रहा है कि कितनी भी बड़ी टेरिटरी हो आपकी, कितना भी बड़ा आप राजा हो, कितने भी बड़े नवाब हो, आपके ऊपर हमेशा ब्रिटिश रहेंगे। पैरामाउंटेसी का मतलब समझ गए ना? यू आर द सेकेंडरी, ब्रिटिशर्स वुड बी द फर्स्ट। आप कितनी बड़ी टेरिटरी, आप कितने भी बड़े राजा हो, आप कितने भी बड़े नवाब हो, कितनी भी बड़ी राजकुमारी हो, रानी हो, आपसे ऊपर हमेशा ब्रिटिश रहेंगे और आपको उनकी बात मानना पड़ेगा। सो पैरामाउंटेसी तो पहली हो गई। सब्सिडरी अलायंस, देखना ये सब ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं जो धीरे 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 उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया को कैप्चर करने के लिए तैयार करी। पहली सब्सिडरी अलायंस कि कोई भी राजा बिना, कोई भी राजा, नवाब, रानी, राजकुमारी बिना ब्रिटिश आर्मी के आर्मी नहीं बना सकता, किसी और टेरिटरी के साथ किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन, समझौता नहीं कर सकता है जब तक हम नहीं बोलेंगे। दूसरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि कोई राजा, कोई नवाब यदि बिना बेटे को जन्म दिए मर गया, उसकी टेरिटरी ब्रिटेन में मिल जाएगी, है ना, इंडिया। तीसरा पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी मीन्स सुप्रीम पावर विल बी ऑलवेज हैंडल्ड बाय ब्रिटिशर, यानी हमेशा सुप्रीम पावर पे कौन रहेगा? ब्रिटिश। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियंस को सेकंड क्लास, दूसरे दर्जे का माना और अपने आप को फर्स्ट क्लास। इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव वर्ड that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy, गुस्से वाली एग्रेसिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी, तेज तर्रार पॉलिसी जिससे इंडियंस को हमेशा तकलीफ हो। एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांशन, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, अपने जगह को बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसी यूज करी जिससे ब्रिटिश को फायदा हुआ लेकिन इंडियंस को नुकसान हुआ। अ न्यू पॉलिसी पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड, नया है ना, क्या मीनिंग है? नाउ, अब से, फ्रॉम 1823 कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट ओवर सुप्रीम। किसी भी राजा के ऊपर, रानी के ऊपर, नवाब के ऊपर, राजकुमार के ऊपर हम पावरफुल होंगे, वो हमारी सुनेगा, हम उसकी नहीं सुनेंगे। सो in order to protect the interest was justified in annexing the threatening annex any kingdom, correct, थ्रेटनिंग, ये एक प्रकार की धमकी थी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, बिकॉज दे हैड ए वेरी लार्ज आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, राइट। सो दे वांटेड दैट दे कुड अटैक। सो स्वाभाविक है उनकी आर्मी में नए हथियार थे जो इंडियंस के पास नहीं थे, तो इंडियंस कहीं धीरे धीरे दबने लगे, डरने लगे और उन्होंने उनके सुजरेनिटी, आधिपत्य स्वीकार कर लिया कि ठीक है मालिक, आप नंबर 1 पे, हम नंबर 2 पे। This view continued to guide later British policies as well. इस पॉलिसी ने तो और ब्रिटिश की पावर बढ़ा दी और इंडियंस की पावर, नवाब, राजा, क्वीन, किंग की पावर घटा दी। This process, however, did not go unchallenged. ऐसा नहीं था कि इसका विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ। For example, when the British tried to annex small state of Kittur, एक जगह है किट्टूर, कर्नाटक, उसको जब पैरामाउंटेसी के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश करी, रानी चंदम्मा took to arms and led an anti-British resistance movement. रानी चंदम्मा नाम की महिला, उसने ब्रिटिश के साथ युद्ध करा। She was arrested, लेकिन ब्रिटिश के पास पावरफुल आर्मी थी, हमारे पास आर्मी कम थी और हमारी डिसयूनिटी थी। कोई भी राजा किट्टूर की रानी के साथ लड़ने को तैयार नहीं हुआ। She became alone, तो वो अकेली पड़ गई, आइसोलेटेड हो गई, and she defeated in the war. So 1824 and died in prison 1829, और 5 साल तक वो जेल में रही और जेल में ही उसकी मृत्यु हुई। बट शी फॉट ब्रेवरली, बड़ी बहादुरी से लड़ी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट। सेम इन बट रायन्ना, a poor चौकीदार of संगोली in Kittur, carried on the resistance with popular support. He destroyed many British camps and records. एक चौकीदार था, उसको लगा कि यार मेरी रानी को कैद कर लिया और मार दिया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी एक आर्मी बनाई और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मारा, उनके रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। He was caught and hanged till death by the British 1830, लेकिन वो भी पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा 1830 में
सुनाई गई। You will read more about several cases resistance later in the book. आगे और पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के कैसे रेजिस्टेंस हुए, कैसे विरोध हुआ अगेंस्ट ब्रिटिशर, अगेंस्ट पॉलिसीज, सब्सिडी अलायंसेस, पैरामाउंटेसी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ राइट्स। इन द लेट 1830, फिर 1830 के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब धीरे धीरे रशिया का पावर बढ़ने लगा पूरे वर्ल्ड में, तो ब्रिटेन को थोड़ी घबराहट होने लगी। In it imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northeast or northwest. डर लगने लगा कि नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से कहीं रशिया अंदर न घुस जाए और जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा करा ऐसा रशिया कब्जा कर ले। दे हैड ए फियर, उनको एक डर था। सो ड्रिवन बाय दिस फियर, इस डर को लेकर The British now wanted to secure their control over the northwest. अब उनको लगने लगा कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट, जो आज पाकिस्तान है, जिसको पुराने समय नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान का एरिया, यदि हम प्रोटेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से रशिया घुस नहीं सकता है। So they fought a prolonged, लंबा समय वॉर चला अफगानिस्तान, कब से कब तक, 1838 से 1842, एंड स्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। अफगान को डायरेक्ट तो नहीं कब कैप्चर करा, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं अफगान भी ब्रिटिश के अंडर में आ गया। सिंध, जो आज पाकिस्तान में सिंध है, सिंध वॉज टेकन ओवर 1843। नेक्स्ट वॉज पंजाब, जो हमारा पंजाब है। बट द प्रोविंसेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, हेल्ड बैक द कंपनी। उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई करी और कंपनी को एक बार तो पंजाब से वापस बाहर कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ 1839, लेकिन उनकी 1839 में डेथ के बाद इतना पावरफुल महाराजा पंजाब का कोई नहीं रहा जिसने पंजाब को ब्रिटेन से बचाया। द टू प्रोलॉन्ग वॉर, दो बड़े लंबे वॉर ब्रिटिश वर्सेस पंजाब में लड़े गए, सिख किंगडम, और 1849 में पंजाब भी ब्रिटिश के अंडर में आ गया। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलेगा, आप लिख सकते हैं। नंबर 1, डिसयूनिटी, हम में एकता नहीं थी। जब एक राजा के ऊपर हमला होता था तो दूसरे राजा लड़ते नहीं थे उनके साथ, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि दूसरा हमला हमारे ऊपर भी हो सकता है, पहला। दूसरा, ब्रिटिश ने फूट डालो राज करो का नीति अपने, मुसलमानों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया ना, अपर कास्ट को अलग कर दिया, लोअर कास्ट, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डिसयूनिटी आ गई। तीसरा, दे हैड अ वेरी गुड आर्मी, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, पावरफुल आर्मी थी, जिसकी वजह से अधिकतर इंडियन किंगडम उनके सामने हार जाते थे। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ पॉलिसी स्टार्ट करी थी, आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। पहली है पॉलिस, ब्रिटिश की पॉलिस जो थी, देखो थे इंडियंस, इंस्पेक्टर भी इंडियन का, होमगार्ड भी इंडियंस का, कांस्टेबल भी इंडियंस का, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं वो, ब्रिटिश के लिए। तो अंडर द पॉलिस, ब्रिटिश नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट पुलिस डिपार्टमेंट टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, है ना। पूरे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपना डर बनाने के लिए उनको एक अच्छी पुलिस फोर्स की जरूरत थी। सो द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया एज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन एक्ट 1861 में हमारी एक पुलिस, ब्रिटिश पुलिस चालू की गई, उसका नाम रखा गया है इंडियन पुलिस अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। है तो भारतीय पुलिस, लेकिन किसके अंडर में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इट कंप्राइजेस 2 ब्रांच, पहली सुपीरियर पुलिस सर्विसेज फ्रॉम विच द इंडियन, मतलब राजाओं के पुलिस वुड लेटर बी फॉर्म एंड सबऑर्डिनेट पुलिस यूनिट appoints to the senior grades like assistant district superintendent and above, so were made locally in India। मतलब कहीं ना कहीं थाना बनाया गया, नए नए प्रकार के, उनको आज भी याद है आपको 1861 में जो ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म चूज की गई थी, आज भी वो ब्राउन यूनिफॉर्म हम ब्रिटिश की यूज कर रहे हैं, वही कलर, वही उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई चेंज नहीं आया है। सो मेजर क्राइम्स in the country there was thanas, thana matlab police than, police station, district police succeeded reducing major crimes from the country, but Indians were not happy with the police system as they all were corrupt and mostly worked in favor of British। देखो हमारे इंडियंस इतने करप्ट थे
कि वो भारतीयों को ही परेशान करते थे, उनसे पैसा लेते थे और सपोर्ट ब्रिटिशर्स का करते थे। पहली हो गई पुलिस। दूसरी आर्मी, मैंने आपको पहले भी बताया, आर्मी क्लियरली ब्रिटिश आर्मी पावरफुल थी। हमारे यहाँ के जो आर्मी के लोग थे, इंडियन किंगडम, छोटे छोटे किंगशिप आर्मी के, वो टेम्पटेड, लालच, उनको लालच था तो अगर मैं ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, नई बंदूक चलाने को मिलेगी, नई तोप चलाने को मिलेगी, विदेश में जाने को मिलेगा, बाहर नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। इन्हें कहीं ना कहीं देश से गद्दारी, ट्रेजन फ्रॉम द कंट्री। सो द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी टू कॉन्कर मोर टेरिटरीज। सही बात, अफगानिस्तान है ना, चाइना, इन सब से लड़ने के लिए ब्रिटिश के पास आर्मी खुद की तो थी नहीं, कम लोग थे, तो उन्होंने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को भर्ती करना शुरू कर दिया। आर्मी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश को भी प्रोटेक्ट करेगी और प्रिंसली स्टेट को भी प्रोटेक्ट करेगी, विच कुड ऑल्सो हैव देयर ओन आर्मीज। इवन जिस राजा के पास आर्मी है उसको भी ब्रिटिश आर्मी रखना जरूरी है, सब्सिडरी अलायंस। द इंडियन आर्मी वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फोर्सेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और भारत के बाहर भी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला वर्ल्ड वॉर 1814 से शुरू हुआ था, 1814 से 1819। इसमें इंडियन सोल्जर्स गए थे ब्रिटिश के नाम, थे इंडियन सोल्जर पर लड़े वो ब्रिटिश कंट्री के नाम पे। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो 1938 to 45। The officer commanding the army India was commander in chief India who reported the civilian governor general of India। थे इंडियंस लोग लेकिन कहलाती थी ब्रिटिश आर्मी फॉर इंडिया, ब्रिटिश आर्मी फॉर इंडिया। The title used before the creation of unified British Indian Army, the first holder Major General Stringer Lawrence in 1748। और 1748 में पहला आर्मी का ब्रिटिश जो जनरल बना, जैसे अभी आपने देखा ना मेजर जनरल रावत है, मिस्टर DS रावत, सो वो मेजर CDS भी है, कमांडर चीफ ऑफ ऑल द आर्मी। सो उस समय केवल एक ही था मेजर जनरल, सो बना था 1748 में, उसका नाम था लॉरेंस। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आता है जुडिशरी, बड़ा सिंपल है, आपको मालूम होगा जुडिशरी भी कहीं ना कहीं टोटली ब्रिटेन के अंडर में थी। इंग्लिश सेटअप पुअर कॉपी ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम एज इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में उन्होंने जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम बनाया था वो कमजोर था। कैसे कमजोर था? देखो, वो लोग कार चलाते थे ब्रिटिश, उस समय इंडियंस के पास तो थी नहीं, आज से 200-250 साल पहले एक कार इंडियंस के पास ही थी। उनकी कार से एक्सीडेंट होता था और कोई इंडियन मर जाता था तो वो लोग क्या करते थे, इसको एक्सीडेंट शो करते थे। आज भी ये रूल चल रहा है, 200 साल पुराना रूल आज भी, कि अगर आप किसी की हत्या कर दो तो मर्डर, और अगर आपने उसको कार से कुचल दिया तो एक्सीडेंट। ये ना वो लोग अपने फेवर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, पुअर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी से पहले, सिंबल ऑफ इंपीरियल पावर, हार्डली आफ्टर 20 years of Ranjit Singh death, the whole continent of India had passed into the hands of East India Company। लगभग पूरा ब्रिटेन के हाथ में चला गया। The motto of English was not to provide justice to the local people। उनका मोटो, उनका उद्देश्य था कि लोकल पीपल को जस्टिस नहीं देना, उनको जेल में डालना, उनको परेशान करना। The motto of English was not to provide justice to local, only motive behind this effort was to replace the existing judicial system to mold the local people according to their own desire of ruling king। ताकि ये लोग अपने किंग से चिढ़ने लग जाएं कि देखो इनके राज में ऐसा हो रहा है, इनके राजा में ऐसा हो रहा है, इससे तो ब्रिटिश अच्छे। In that way they have changed the system। However, even after Indians were appointed as a judge, कुछ Indians जज बने थे, any contact between judge and the common people was discouraged। लेकिन अगर इंडियन एक बार जज बन गया फिर उसको आम आदमी से मिलना नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस का पक्ष लेना शुरू कर देगा। वॉरेन हेस्टिंग्स was गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस gave a proper shape to judicial setup, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल अदालत, क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी, है ना, लॉ ऑफ कमीशन एंड कमीशन वाज अपॉइंटेड। इट कंपाइल्ड एन इंडियन पिनल कोड, आज भी जो चल रहा है IPC की अलग अलग धाराएं, सेक्शन बनाए गए, एंड एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ। द ब्रिटिश केम इंडिया एज ए ट्रेडर्स, वो आए थे हमारे यहाँ धंधा करने, बट दे कैप्चर्ड द इंडिया, उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। जुडिशरी, पुलिस,
आर्मी सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लेम्स एंड पैरामाउंटेज। थैंक यू।